हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है प्रकाशिक तंतु, इसकी बनावट, इसकी कार्यविधि और उपयोग, सब कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा तैयार कर लें। तो प्रकाशिक तंतु क्या है भाई साहब? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग पर अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। मतलब एक प्रकार की युक्ति है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। यदि क्वेश्चन आ जाए प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से क्लियर हो रहा है। प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसके पहले मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी आपको समझा दिया था कि प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तब प्यारे बच्चों प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस स्थिति को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से समझने की कोशिश करें। अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। यह परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, इसको मैंने विधिवत बारीकी से समझाया था कि भाई साहब दो माध्यम है, प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती है, लेकिन बच्चों जब आई का मान क्रांतिक कोण IC से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो यह परिघटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर हम प्रकाशिक तंतु बनाते हैं। ये एक युक्ति है, एक उपकरण है। ये ऐसा बनाया जाता है जिसके सहारे हम प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ, मतलब उसके तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु इसे हम अल्प दूरी या लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। अब इसके बनावट की बात करें तो इसके बनावट की हम बात करते हैं। तीन भाग होता है बच्चों, तीन भाग। एक सबसे अंदर वाला भाग, ये सेंट्रल वाला भाग होता है। ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं क्या? क्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। दूसरा जो हमारा बीच वाला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। क्या बोलते हैं? क्लैडिंग। ये हमारा क्लैडिंग है बच्चों, दूसरा भाग क्लैडिंग है। और जो हमारा तीसरा भाग होता है इसे बोलते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सुरक्षात्मक जैकेट, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा सुरक्षात्मक जैकेट है। ठीक है, तीनों भाग आपको समझ में आ गया। जो आंतरिक वाला भाग था ये था क्रोड। क्या था बच्चों? क्रोड। जो दूसरा वाला भाग था इसका नाम है क्लैडिंग। क्या? क्लैडिंग। ठीक है, क्लैडिंग, क्लैडिंग। और जो हमारा तीसरा है बच्चों, ये जो तीसरा भाग है ये वाला भाग, इसे बोलते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक है, ये तीन लेयर का। अब देखो, एक आपको सिर्फ अभी एक प्रकार से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिख रहा है प्रकाशिक तंतु के। वास्तविक रूप से प्रकाशिक तंतु कुछ इस प्रकार से होता है। मैं उसका अलग से डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूं। देखो, तीन भाग कैसे होते हैं बच्चों? देखिए, एक सबसे अंदर वाला लेयर होता है, एक सबसे अंदर वाला लेयर। तो ये अंदर वाला लेयर मैं मान के चलता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद इसके बीच वाले भाग को हम एक दूसरा लेयर बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से। हम दूसरा लेयर बना दिए, यहां पे इसको हम दूसरा लेयर बना दिए। यहां से इसके अंदर ये वाला भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इसके बाद तीसरा लेयर भी है, तीसरा लेयर कुछ इस प्रकार से। ये तीसरा लेयर हो गया, मतलब एक के बाद एक अंदर ऐसे। ठीक है, ये आगे तक जाता है। तो ये सबसे बाहर वाला, इसके बीच वाला भाग, और ये हमारा अंदर वाला। यानी अंदर वाला ये हमारा हो गया क्रोड। क्या हो गया? क्रोड। ये हो गया क्लैडिंग। क्या हो गया? क्लैडिंग। और ये हो गया सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक है, तो इस प्रकाशिक तंतु को बनाने के लिए हम तीन भाग बनाते हैं। सबसे आंतरिक वाला भाग को कहते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। दूसरा क्लैडिंग, तीसरा सुरक्षात्मक जैकेट। ये जो केंद्रीय भाग होता है प्रकाशिक तंतु का, ये उच्च क्वालिटी के कांच या सिलिका अथवा प्लास्टिक का बना होता है। प्रकाशिक तंतु का जो केंद्रीय वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है बच्चों, ये उच्च क्वालिटी का या तो कांच होगा
या तो सिलिका होगा या तो प्लास्टिक होगा, इसका बना होता है। इसका अपवर्तनांक यदि हम बात करें तो होता है 1.52 होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे लेयर की बच्चों, ये हमारा दूसरा लेयर है। ये जो दूसरा लेयर होता है जिसे क्लैडिंग कहते हैं, यह कांच या प्लास्टिक का ही मतलब क्रोड के ऊपर एक परत चढ़ा होता है जिसका अपवर्तनांक होता है, यदि 2 करें तो 1.48 इसका अपवर्तनांक होता है दूसरे नंबर क्लैडिंग का। यानी क्रोड के ऊपर ही कांच या प्लास्टिक का एक परत चढ़ा रहता है जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक कुछ है ना क्रोड के पदार्थ से कम होता है। ठीक, फिर हमारा तीसरा आता है बच्चों सुरक्षात्मक जैकेट। ये क्या होता है? विद्युत रोधी। यानी हमारे पास जो भी क्रोड है, क्रोड के ऊपर क्लैडिंग है और इसके ऊपर एक जैकेट, सुरक्षात्मक जैकेट यानी सुरक्षा प्रदान करता है। यह विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है जो कि अंदर के क्रोड और क्लैडिंग अर्थात प्रकाशिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान करता है। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं बच्चों, खत्म कहानी। यहां तक क्लियर है? बनावट प्रकाशिक तंतु की परिभाषा आप यूं चुटकी में तैयार कर लोगे। बनावट आपको समझा ही दिया गया भाई साहब, या तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। इसका वास्तविक रूप से एक्चुअल रूप से ये भाग मैंने आपको समझाया कि क्रोड है, फिर क्लैडिंग, फिर सुरक्षात्मक जैकेट है बच्चों, ठीक है ना। तो बनावट आपने समझ लिया कि इस प्रकार से भी आपका हो सकता है। क्रोड का मैंने बताया केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं जो कि एक समान अपवर्तनांक वाले कांच या तो प्लास्टिक के बहुत से बारीक तंतुओं से बना होता है। इसका व्यास लगभग 0.0001 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक 1.7 या 1.52 लिख लेना आप, 1.52, ठीक है, 1.52। और फिर आपका आ जाता है क्लैडिंग। यह केंद्रीय भाग के ऊपर है ना, जो हमारा केंद्रीय भाग क्रोड होता है इसके ऊपर ही कांच का एक क्या परत चढ़ा रहता है जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 बराबर होता है 1.48, ठीक है। यहाँ पर आप μ1 लगभग 1.52, इससे अधिक ही होता है 1.52 से। तो ये हमारा क्लैडिंग हो गया। फिर तीसरा नंबर आता है बच्चों सुरक्षात्मक जैकेट। यह सबसे बाहरी आवरण होती है जो कि सुरक्षा प्रदान करती है, विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है। इसके बाद आ जाता है कार्यविधि। कार्यविधि में क्या है कि जब प्रकाश तंतु के एक सिरे से छोटे कोण पर आपतित होते हैं, मतलब प्रकाश, हमारे पास प्रकाशिक तंतु है, उपकरण में एक सिरे से छोटे कोण पर आपतित होती है तो वह तंतु के अंदर गुजरने लगता है। इसका तंतु और परत के अंतर पृष्ठों से बार बार आंतरिक परावर्तन होता है और अंत में प्रकाश दूसरे सिरे से उतनी तीव्रता के साथ बाहर निकल जाती है। किसी वस्तु के विभिन्न भागों में चलने वाली प्रकाश किरणें विभिन्न तंतुओं से गुजरती है और अंत में सभी प्रकाश किरणें पुनः मिलकर के वस्तु का उतनी ही तीव्रता का प्रतिबिंब बनाती है। मतलब प्रकाशिक तंतु में जो भी हम प्रकाश किरणें गुजारते हैं वो प्रकाश किरण अंदर बार बार आंतरिक परावर्तन होता है। आंतरिक परावर्तन मतलब दूसरे माध्यम में न जाकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है पूर्ण रूप से, और ये लगातार चलता रहता है, अंदर ही अंदर टकराता रहता है और अंत में जितनी तीव्रता के साथ हमने प्रकाश किरण अंदर गुजारा था उतनी तीव्रता के साथ प्रकाश किरणें बाहर निकल आती है। किसी वस्तु का यदि हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्यविधि है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। तो इसके सहायता से हम प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इसका यदि हम बोले कि उपयोग लिखो तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे बच्चों उपयोग। क्या उपयोग? हेडिंग लगा लें उपयोग। किसका उपयोग पढ़ रहे हैं? प्रकाशिक तंतु का उपयोग। पहला नंबर तो आपको बता ही दिया कि इसका उपयोग हम सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित करने के लिए करते हैं। तो पहला नंबर आप लोग लिख लें, प्रकाशिक तंतु का उपयोग विद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित करने के लिए, भेजने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर लिखना, इनका उपयोग करके हम वस्तुओं के प्रतिबिंब को दूरस्थ स्थान तक भेज सकते हैं। मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम भेजना चाहते हैं तो आसानी से हम दूर तक प्रकाशिक तंतु के सहारे से भेज सकते हैं। और तीसरा नंबर लिख लेना, इनका उपयोग दूर संचार में सिग्नलों को संप्रेषित करने के लिए करते हैं, विद्युत सिग्नल के लिए
दूर संचार में भी हम सिग्नल को संप्रेषित करने के लिए करते हैं। प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम दूर तक भेजना चाहते हैं तो इसकी सहायता से हम भेज सकते हैं। सजावटी लैंप जो होते हैं उसमें प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। सजावटी लैंप में प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग हम चिकित्सीय एवं प्रकाशिकीय परीक्षण में करते हैं। जैसे आमाशय, आहत आदि का परीक्षण करना है तो हम प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कर सकते हैं। तो कम से कम 3 तो आपको उपयोग याद रखना चाहिए। पहला नंबर लिख लो कि दूर संचार में सिग्नल को संप्रेषित करने के लिए। दूसरा नंबर लिख लो विद्युत सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। तीसरा नंबर वस्तुओं के प्रतिबिंब को दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए। चौथा नंबर लिख लो सजावटी लैंपों में प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। 4 उपयोग आप लिख लेंगे। जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप लिख लिया करो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लेते होंगे बच्चों, और जो नहीं लिख रहा वो गलती कर रहा है, जो नोट्स नहीं बना रहा वो पछतावा हो सकता है उसको आगे चलकर। तो आप लोग प्लीज़, मैं जितना आपको प्रोवाइड करता हूँ प्लीज़ आप लोग पढ़ते चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर करें। नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है 1 सब्जेक्ट के बच्चों। बेहतर रूप से आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।